बिहार में इन दिनों सारे पार्क और सार्वजनिक स्थल ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रविवार तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान जारी है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे वो अपने हर भाषण में मीडिया से नाराजगी छिपा नहीं पाते। ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है। अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान के दौरान मीडिया से अपनी नाराजगी दिखाते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नाराजगी की वजह ये थी कि अपनी मांगों के लिए कुछ लोगों के हंगामे और कुछ नेताओं की तरफ कुछ देर के लिए मीडिया के कैमरे घूम गए थे। ये पहली बार नहीं बल्कि सासाराम में भी नीतीश ने शराबबंदी के आलोचकों को कुछ इसी अंदाज में प्रमाण पत्र दिया। हम लोग ये सब काम करते हैं ना, तो कुछ लोग जो सख्त खिलाफ है शराबबंदी के, अब बड़े काबिल अब विद्वान कुछ लोग हैं, अपने को विद्वान समझते हैं। हम तो काबिल नहीं मानते, चाहे कितना भी पढ़े लिखे हो, चाहे कितना भी लिखते हो, लेकिन अगर दारू पीते हैं तो आप काबिल नहीं हैं। उन्होंने इस यात्रा में साल के आखिरी भाषण में भी समस्तीपुर में अपने आलोचकों को निशाने पर रखा। हम लोग तो शुरू से बोलते थे कि दारू बहुत बुरी चीज है, लेकिन इन्हें माने तो देखिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2016 में पूरे दुनिया का सर्वेक्षण किया और 2018 में प्रकाशित किया कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराबबंदी को लेकर के जो ज्ञान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है। मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो हर एक तरीके से घिरे हुए हैं और उस वजह से ऊटपटांग बयान दिया जा रहा है। नीतीश अब मीडिया से कुछ पॉजिटिव दिखाने का भी आग्रह करते हैं। आप लोगों का काम है कि जो चल रहा है अभियान और इसका इम्पैक्ट क्या है लोगों पर, इसको आप एसेस करिए। कौन क्या बोलता है उस पर हमको कोई नोटिस लेना है? अगर कुछ बोलेगा तभी ना आप लोग जगह दीजिएगा, स्वाभाविक है। तो इसका कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरे लिए इस सब चीजों पर कुछ कहना ठीक है। शराबबंदी के सच लिखने या दिखाने पर अगर नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों पर आग बबूला हो जाते हैं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि पिछले 5.5 वर्षों के दौरान बिहार में अगर शराबबंदी विफल रहा है तो उसे फेल कराने में बिहार पुलिस के जवानों और अधिकारियों की सबसे सक्रिय भूमिका रही है। और इस बिहार पुलिस के मुखिया खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन इस सच को वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए मीडिया को और मीडिया कर्मियों को वो बलि का बकरा बनाते हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, NDTV इंडिया के लिए। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर हैं। पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है। आज अमृतसर में केजरीवाल ने पत्रकारों से बात की और उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि पंजाब में अगर आपकी सरकार बनेगी तो कई सुविधाएं देंगे। साथ ही उन्होंने अनुसूचित जाति के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की बात की और कहा कि सफाई कर्मचारियों की नौकरियां पक्की करेंगे। पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, SC भाईचारे के एक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की, जो शिक्षा अमीरों के बच्चों को मिलती है, ऐसी अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। दूसरी चीज, मैंने यहाँ के संत समाज से बात की। संत समाज का कहना है कि श्राइन बोर्ड यहाँ पे भंग करके, और समाज का मंदिर है, समाज का पवित्र स्थान है, समाज को उसको चलाने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इस बात से हम पूरी तरह से सहमत हैं। तीसरी चीज, सफाई कर्मचारी जो कि आज बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, कच्चे हैं, उनकी नौकरी का आज नहीं पता, उनको ठेकेदार तरह तरह से शोषित करते हैं,
हमारी सरकार बनने पर सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। चौथी चीज कि अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग, उसको इसमें क्या बोलेंगे पंजाबी में, सीवरमैन, वो जो सीवर के अंदर आज भी घुस के सीवरमैन खुद हाथ से साफ करते हैं विदाउट किट। 21वीं सदी में हम लोग चले गए। ऐसे में मजबूरी के अंदर लोगों को आज भी सीवर के अंदर खुद घुस के ये काम करना पड़े, ये सही नहीं है। ऐसे ये सीवर के अंदर घुसना बंद करेंगे और सबको मशीनें देंगे ताकि इज्जत के साथ, इज्जत बख्शेंगे, इज्जत देंगे, बराबरी का हक देंगे ताकि वो बिजनेस भी करे और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जी सके। 2021 की विदाई और 2022 का स्वागत पूरी दुनिया अपने अपने तरीके से कर रही है। वाराणसी में भी इसका शानदार स्वागत किया गया और ये स्वागत बनारस की सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप किया गया। 2021 की आखिरी शाम बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती और दीयों से विदाई की गई और 2022 के आगमन का जो ऐलान हुआ वो वहाँ सुबह 80 घाट पर शंखनाद और आरती और यज्ञशाला में यज्ञ के साथ हुआ। तो 2022 की सुबह बनारस के 80 घाट की कैसी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अजय सिंह। – 2022 की पहली सुबह पूरी दुनिया में उसका स्वागत हो रहा है। अपने अपने तरीके से हर दुनिया में हर तरीके के लोग अपने अपने तरीके से इस 2022 का स्वागत कर रहे थे और 2021 का जो है वो अपने तरीके से विदाई कर रहे थे और 2022 का स्वागत। लेकिन देश की सांस्कृतिक राजधानी काशी में अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि नए साल का स्वागत कैसे होता है, तो अगर आप देखें तो इधर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नए साल के स्वागत में जो है वो प्रातः उषा काल में जब सूरज अपनी सुबह की लालिमा लेकर के जब वो निकलेगा, जब यहाँ पर आएगा जब सूरज, तो उसके स्वागत के लिए, इस नए साल के सूरज के स्वागत के लिए सुबह आपको गंगा की आरती आपको दिखाई पड़ रही है। और अगर हम इस तरफ चलने की कोशिश करें तो अगर आप इधर देखिएगा तो यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं, वो यहाँ पर बैठ करके सुबह की आरती देख रहे हैं। तो बनारस की ये जो सुबह की जो ये आरती होती है, एक तरफ जो है वो जो पाणिनी कन्या विद्यालय की वेद पाठी बच्चियां हैं, उनके अपने सत्सर पाठ होते नजर आते हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर हम इस तरफ अगर चलें तो आगे यज्ञ भी होता है। उस यज्ञ के साथ जो है पूरा जो है वो सुबह का एक अपना वातावरण होता है। इसकी शुरुआत जो है वो शंखनाद से होती है। सबसे पहले पाणिनी कन्या विद्यालय की वो महिलाएं जो हैं वो शंखनाद करती हैं और शंखनाद करने के बाद जो है वो इस आरती की शुरुआत हो जाती है। और अगर हम इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर यज्ञशाला की यज्ञ वेदी जो है वो तैयार हो चुकी है यहाँ पर, और वो आज सुबह जो है यज्ञ करके आज की जो पहले दिन की जो शुरुआत है वो इस तरीके से की जाती है, जो पहले दिन की शुरुआत हो रही है। आप लोगों की सुबह कैसी होती है, आज आप किस तरह से कर रही हैं? हमारी सुबह बहुत आध्यात्मिक होती है और विश्व में ऐसी सुबह का नज़ारा कहीं और नहीं हो सकता, क्योंकि माँ गंगा सामने हैं। उनके दर्शन करके हम अपनी सुबह को आरंभ करते हैं और माँ गंगा की आरती के साथ उनको स्मरण करते हुए, नमन करते हुए सुबह आरंभ होती है। उसके बाद हम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन करते हैं। लोक मंगल की कामना से पूरे विश्व के जन का कल्याण हो, ऐसी मन में कामना करते हुए, संकल्प धारण करते हुए हम सब यज्ञ और हवन करते हैं। उसके बाद सुबह के राग पर आधारित एक सांगीतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से सबको जागरूक करने के लिए योग। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से। और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि वैदिक मंत्रों के साथ जो है जो वो यज्ञ की शुरुआत हो गई है। यह गंगा की आरती करते हुए लोग जो हैं सूरज की आरती करते हुए उसे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये एक नए साल का 2022 का जो है बनारस का स्वागत, 2022 में बनारस का स्वागत कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से गंगा की आरती के बीच में 2022 का स्वागत हो रहा है। और यही नहीं है, इसके पहले जब कल 2021 की विदाई कर रहे थे तो भी बनारस के दशाश्वमेध घाट पर आरती थी। आरती के साथ 2022 में जो है वो 2022 के स्वागत का जो है वो तैयारी की गई थी। दिए जला करके उसका स्वागत किया गया था कल शाम को, और आज सुबह इस तरीके से आरती करके और उसका स्वागत किया जा रहा है बनारस में, देश की बनारस की राजधानी
जो सांस्कृतिक राजधानी कही जाती है, उस काशी में, शिव की नगरी काशी में 2022 के स्वागत का कुछ अंदाज इस तरीके से है। वाराणसी के 80 घाट से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।